प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंतरा भाग 2 के अंतर्गत संकलित पाठ जहाँ कोई वापसी नहीं। यह लेखक निर्मल वर्मा के सुप्रसिद्ध यात्रा संस्मरण धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है। चलिए पाठ की तरफ बढ़ने से पहले हम निर्मल वर्मा लेखक के साहित्यिक परिचय के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। लेखक का जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे और यूरोप के अंदर एक देश है चेक, उस चेक गणराज्य के प्राच्य विद्या संस्थान के निमंत्रण पर लेखक 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। सन 1970 में वे भारत लौट आए और यहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन करने लगे। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार उतना ही प्राप्त था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर कई सारे लेख और रिपोर्टाज लिखे, जो उनके निबंध संग्रहों में आज हमारे समक्ष संकलित हैं। यूरोप का यह अनुभव ही था कि उन्होंने इतने सारे लेख हमें प्रस्तुत कराए। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में रहा है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत नई कहानी आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और निर्मल वर्मा उसी नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। सन 1985 में कव्वे और काला पानी रचना पर उनको सुप्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब हम उनकी रचनाओं पर कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहे हैं। वे दिन, लालटीन की छत, अंतिम अरण्य, एक चिथड़ा सुख तथा रात का रिपोर्टर उनके 5 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी तथा धुंध से उठती धुन इनके प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण रहे हैं। शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए इनके निबंध संग्रह रहे हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, कितनी वैविध्य के साथ उन्होंने हिंदी की कितनी सारी विधाओं को अपना योगदान दिया। अब निर्मल वर्मा की भाषा शैली के विषय में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक बड़ी अनोखी कसावट है। चाहे कितना भी गहन विचार हो, वह उसे बहुत सारे उदाहरणों से रोचक बनाते हुए विषय को विस्तार देते चलते हैं। शब्द चयन में जटिलता, बोरियत न होकर के सरसता बनी रहती है। भाषा को जीवंत बनाने के लिए बहुत सारे लेखक हिंदी के साथ साथ स्वाभाविक रूप से अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करते रहे हैं। इसी प्रकार निर्मल वर्मा ने भी उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा शैली में काफ़ी नवीन प्रयोग हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं। हर पाठ को लिखने के पीछे लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं जहाँ कोई वापसी नहीं, यात्रा वृतांत के उद्देश्य पर। इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को दिखाने का भरपूर प्रयास किया है। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका पूरा परिवेश, उसकी संस्कृति और उसका आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब लेखक के परिचय के उपरांत हम बढ़ते हैं इस पाठ की ओर। सिंगरौली 1983। वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत। आप जानते हैं जुलाई में बहुत सारी बारिश होती है, तो बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। और ऐसी किसी एक दोपहर लेखक सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर थी, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर। जी हाँ, जहां
आम झरते हैं, आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव, किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है। न कोई फल पकता है, न कुछ नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं, इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ। तो प्यारे बच्चों, टिहरी गढ़वाल में हुए चिपको आंदोलन से आप सभी परिचित हैं। किस तरीके से लोगों ने पेड़ों से चिपक चिपक कर उन पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष किया था। लेकिन यहाँ लेखक एक अनूठा ही अनुभव पाते हैं कि पेड़ों को आदमियों ने बचाया, ये चिपको आंदोलन में हुआ था। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई कि ये सारे गांव उजाड़ दिए जाएंगे और अमरौली प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया जाएगा और लोग यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, तो ना जाने कैसे पेड़ों ने भी एक मूक आंदोलन कर दिया। अब वहाँ फल नहीं पकते थे, फूल नहीं खिलते थे। तो ये लेखक के लिए एक बेहद विचित्र और अनूठा अनुभव रहा। लेखक ने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटती, भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था, लेकिन ये पहली बार देखा कि ये जो स्लम्स में जीवन जीने के लिए अभिशप्त लोग हैं, वे कभी अमझर जैसे गांव में खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करते थे। और विस्थापन से पूर्व उनका जीवन कुछ अलग ही होता था, कुछ अलग ही रंग में, कुछ अलग ही ढंग में वे लोग जिंदगी बिताते थे। इतना स्वच्छ, पवित्र खुलापन पहली बार लेखक को अमझर गांव में देखने को मिलता है। लेखक जब आगे बढ़ता है तो उन्हें रास्ते में पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े और पानी दिखता है। चारों तरफ पानी दिखता है। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समूची ज़मीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर या तालाब है, जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, ढो डांगर आधे पानी में, आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। किंतु ये भ्रम है, ये बाढ़ नहीं है, पानी में डूबे धान के खेत हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर चलें, तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पात में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं। सुंदर सुडौल, धूप में चमचमाती काली टांगें और सिरों पर चटाई के किश्ती नुमा हैट, जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया और बाढ़ जैसा प्रतीत होने वाले धान के खेतों को निहारा, जिसमें सब कुछ डूबा डूबा सा लगता है, और उन महिलाओं के द्वारा लगाए गए हैट से लेखक को वियतनाम या चीनी औरतों की याद आने लगती है। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिन्हें लेखक ने एक बार कान्हा के जंगलों में देखा था। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, हिरनी की तरह सिर्फ विस्मय से, आश्चर्य से मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। ये समूचा दृश्य खेत का, खलिहान का, उन महिलाओं के काम करने का लेखक को इतना स्वच्छ और सजीव लगता है कि उन्हें लगता है कि क्या ये जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो लगता है कि शाश्वत है, ये चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन लेखक को विश्वास ही नहीं होता कि आने वाले वर्षों में तो सरकार ये सब मिटा देगी, सब मटिया मेट हो जाएगा। झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़, सब एक गंदी आधुनिक, क्या इसे आधुनिक कहना उचित है, औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि क्या वाकई ये औद्योगिक कॉलोनी आधुनिक कहलाने लायक है? क्योंकि ये आधुनिकता किस नाम की जो ईंटों के नीचे
इन सारी सजीव चीज़ों को दबा जाएगी। लेखक को बहुत दुख होता है कि ये हंसती मुस्कुराती औरतें जो आज अपने खेत में धान रोप रही हैं, इस प्रोजेक्ट के बाद भोपाल, जबलपुर या बैढ़न की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। वे उस मजदूरी को करने के लिए विवश होंगी, वे उस दम घुटी जिंदगी को जीने के लिए विवश होंगी। और कुछ वर्षों तक हो सकता है कि वे स्मृति में अपने गांव की तस्वीर को संजो के बैठी रहें, उसे याद करती रहें। लेकिन आप जानते हैं कि धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। और यह सब हमारे आधुनिकता के नाम पर मिटा दिया जाएगा। लेखक ऐसे लोगों को जो आधुनिकता के नाम पर उजाड़ दिए जाते हैं, उन्हें शरणार्थी की संज्ञा देता है। आप सोचिए, अपने ही देश में शरणार्थी बनना कैसा होता होगा। और आधुनिक देश कैसा? एक ऐसा आधुनिक भारत जो अपने ही देश के कुछ लोगों को शरण लेने के लिए विवश कर दे। और लेखक आगे ये भी कहता है कि ये वो लोग हैं जो औद्योगिकरण के झंझावात के कारण अपनी घर ज़मीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिए जाते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत ही बेहतरीन अंतर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि देखिए, विस्थापन प्रकृति के द्वारा भी होता है और इतिहास के द्वारा भी होता है। लेकिन प्रकृति के विस्थापन और इतिहास के विस्थापन के बीच एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे प्रकृति के कारण जब कभी बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी उतर जाता है या आफत टल जाती है तो लोग दोबारा अपने उसी परिवेश में, अपने घर में लौट आते हैं। लेकिन जब जब विकास और प्रगति के नाम पर इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, हटाता है, विस्थापित करता है, तो फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाते। और यहाँ इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता भी सिद्ध होती है कि आखिर वह ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से वापसी संभव नहीं हो पाती। ऐसी कौन सी विवशता है लोगों के समक्ष जहाँ से वापसी संभव नहीं होती। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, उसका आवास, उसका परिवेश हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेखक को इस बात का ज़्यादा खेद है कि यह भूमि अगर रेगिस्तान होती, उजाड़ होती, तो शायद इतना दुख नहीं होता। लेकिन सिंगरौली की भूमि तो इतनी उपजाऊ है, जंगल यहाँ के इतने समृद्ध हैं, जिसने हजारों शताब्दियों से वनवासियों को, किसानों को अपना भरण पोषण करने का अवसर दिया। यहाँ पहले खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, लेकिन बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खंड शामिल करके रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। यह पूरा प्रदेश जंगलों से घिरा हुआ था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहाँ कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। इतने जंगल थे कि यहाँ सड़कें नहीं बन पाई और यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक ज़माने में इतना अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद इसे काला पानी माना जाता था, क्योंकि यहाँ जाना बहुत मुश्किल काम था। यहाँ के लोग ना बाहर जाते थे और ना बाहर के लोग यहाँ अंदर आते थे। आप तो जानते ही हैं कि आज के लालची युग में कोई भी प्रदेश जिसके पास इतना अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य हो, वह अलगाव में सुरक्षित रह ही नहीं सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। लेखक के द्वारा कहा गया यह वाक्य प्राकृतिक संपदा के विषय में कितना सटीक बैठता है। आप दुनिया के किसी भी प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक संपदा को उठा लीजिए, वह लालची लोगों की नज़रों से बची नहीं रही है, वही उसके लिए अभिशाप बन जाती है। और फिर अचानक से जैसे जैसे दिल्ली के सत्ताधारियों को, उद्योगपतियों को यहाँ के खनिज संपदा के विषय में पता चला, तो उनकी नज़रों से यह सिंगरौली दूर नहीं रह पाया। पहले रिहंद बांध बनाया गया
और विस्थापन की एक लहर चला दी गई जिसमें हजारों हजार गांव उजाड़ दिए गए। और फिर एक ऐसा क्रम बढ़ता चला गया और इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पे कोयले के क्षेत्र और एनटीपीसी का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें बनने लगी, पुल बनाए जाने लगे और ये सिंगरौली जो अब तक अपने अपार अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बैकुंठ माना जाता था और अकेला रहने के कारण काला पानी जैसा माना जाता था, अब वह राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रगति के मानचित्र पर भारत में प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन कैसा राष्ट्रीय गौरव जो वहाँ के लोगों को गौरवपूर्ण और गरिमामयी जीवन जीने से वंचित कर दे। कोयले की खदानें लगी, उन पर ताप विद्युत ग्रहों की पूरी श्रृंखला लगी और पूरा प्रदेश उन्होंने अपने में समेट लिया। जहाँ बाहर का आदमी कभी फटकता ना था, वहाँ अब केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के अफसर, इंजीनियर और विशेषज्ञों की कतार लगने लगी। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, अब वैसे ही सिंगरौली के जंगलों में ठेकेदार, वन अधिकारी और सरकारी कर्मचारी आक्रमण करने लगे। लेखक यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है कि क्या ये विकास का उजला पहलू है? वह कैसा उजला पहलू हो सकता है जो इतने लोगों को ऐसा जीवन जीने के लिए विवश कर दे? और लेखक ने पहली बार ये भी सोचा कि स्वतंत्रता के बाद हमने यूरोप की देखा देखी औद्योगिकरण का जो चक्कर चलाया, क्या उसे रोका जा सकता था? लेखक को सिंगरौली आकर पहली बार ऐसा महसूस होता है कि हाँ, शायद हम कोई और विकल्प चुन सकते थे, शायद हम ऐसा कुछ कर सकते थे कि विकास भी हो जाए और प्रकृति का विनाश भी ना हो और उस पर रहने वाला मानव सुखपूर्ण तरीके से जी सके। इस भौतिक लिप्सा को हमें छोड़ना होगा और ज़रूरतों पर ध्यान देना होगा। लेखक को लगता है कि जिस तरीके से गांधी जी ने भी कहा था कि ये धरती आपकी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है लेकिन आपके लालच की भरपाई नहीं कर सकती, उसी तरीके से अगर भारतीयों ने योजना बनाते समय कुछ ऐसा विकल्प खोज लिया होता जिससे विकास होता लेकिन सस्टेनेबल विकास होता, धारणीय विकास होता, संधारणीय विकास होता। और यूरोप तो ऐसा विकल्प शायद बहुत पहले खो चुका था क्योंकि उन्होंने हमसे पहले विकास की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया था, लेकिन भारत के समक्ष तो संभावनाएं खुली थी। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चाहे कितने भी समय तक अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी, अपना उपनिवेश बनाया हो, लेकिन फिर भी भारत अपने सांस्कृतिक कॉलोनी में उपनिवेश बनने में असफल रहा था और भारत आज भी अपने प्रकृति से जुड़ाव महसूस करता है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वह यूरोप की तरह म्यूजियम्स में नहीं दिखती, वह तो उन रिश्तों में जीवित रहती है जो आदमी को उसकी धरती से, उसके जंगलों से, उसकी नदियों से, एक शब्द में कहे तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ देती है। और आपने ये महसूस भी किया होगा कि हमारे यहाँ धरती भी पूजी जाती है, हमारे यहाँ पेड़ भी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ नदी को भी माँ कहा जाता है। तो ये रिश्ता जो कायम है उसको आगे भी सरकार को कायम रखना था। लेखक यहाँ इस ओर भी दृष्टि हमारी डालना चाहते हैं कि यूरोप में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण का प्रश्न बस मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। उनके लिए पर्यावरण का बस इतना अर्थ है कि मनुष्य और भूगोल का संतुलन बना रहे। लेकिन भारत में सिर्फ इतनी भर बात नहीं है, वह लोग मनुष्य और संस्कृति के बीच के संबंध को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि प्रकृति और उनका भूगोल उनकी संस्कृति का विषय है। लेखक ने यह भी महसूस किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी विडंबना या ट्रेजेडी ये रही कि जो शासक वर्ग था, जो सत्ताधारी वर्ग था, उसने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा मार्ग क्यों चुना जिसमें किसी की देखा देखी करनी थी या नकल करनी थी? हमें यहाँ अपने रिश्तों को, अपनी संस्कृति को और मनुष्य और प्रकृति के नाजुक रिश्ते का संतुलन बनाए रखना था। लेकिन हमने क्या किया? हमने यूरोप की नकल कर डाली। शायद इस ओर ध्यान इसीलिए नहीं गया
कि जितने भी सत्ता में लोग बैठे थे वे सभी पश्चिम से पढ़कर आए थे, वे सभी यूरोप या अमेरिका से पढ़कर आए थे। तो उन्होंने वहीं के मॉडल को हूबहू नकल कर डाली, बिना ये सोचे समझे कि भारत में लोगों का इस संस्कृति, इस पर्यावरण के साथ एक अजीब सा रिश्ता है, और उन्होंने उसी मॉडल को अपना लिया जो वहाँ चल रही थी। लेखक को ये बात बहुत परेशान करती है कि औद्योगिक विकास तो होना ही चाहिए था, लेकिन काश उसका भारतीय स्वरूप हमने निर्धारित किया होता, काश हमने अपनी शर्तों पर विकास किया होता, काश हमने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखा होता। लेकिन लेखक को लगता है कि शासकों ने इस ओर तो कभी सोचा ही नहीं, बस देखा देखी, नकल करते गए, और जिसने हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को विस्थापित होने के लिए विवश कर दिया और एक ऐसी स्लम्स की ज़िंदगी जीने के लिए विवश कर दिया जिसके लिए वो नहीं बने थे। अब बढ़ते हैं इस पाठ के सार की ओर। ये पाठ कहना चाहता है कि जब भी हम आधुनिक औद्योगिकरण करते हैं तो उसमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मनुष्य का क्या होगा। उन मनुष्य के गौरवपूर्ण और गरिमामयी जीवन को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये आंधी चलती है तो व्यक्ति, मनुष्य अपने पूरे परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल से हमेशा के लिए उखड़ जाता है। अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन को जन्म देगा, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देगा, और मनुष्य अपने समाज और संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर ऐसा जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। विकास हो रहा है या विनाश, इस प्रश्न पर हमें फिर से सोचना होगा और संधारणीय विकास की ओर लौटना होगा। तो प्यारे बच्चों, लेखक की जो चिंता है ये आप सबकी भी चिंता होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि अपने पर्यावरण से आप जुड़े रहें और पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहें और संधारणीय विकास को महत्व देते रहें। तो इसी के साथ इस पाठ का अंत होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।